आज तक हम लोग हमेशा अपने हक के बारे में बात करते हैं कि संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, और आजकल ख़ास करके ज़्यादा ही शोर मचता है। बचपन में स्कूल में पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और जैसे 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 लाइफ में आगे बढ़ते गए, स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ, आप काम में लगे, तो ड्यूटीज़ कहीं ना कहीं आप भूल जाते हैं। आप सिर्फ अपनी हक की लड़ाई हमेशा के बारे में सोचते हैं, और ख़ास करके इस पर्टिकुलर सरकार में कि हम पिछले 12 वर्ष से जो देख रहे हैं कि एक तरीके से जो हमारा लोकतंत्र है, हमें लगता है डिक्टेटरशिप की तरफ जो चल रहा है। पर आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे हम कर रहे हैं जो आर्टिकल 51A के बारे में है, विच इज़ अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। और जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था, आस्क नॉट what the country can do for you, ask what you can do for your country। तो एक ज़िम्मेदार नागरिक के तहत मुझे लगता है कि हम लोगों की भी बहुत फ़र्ज़ होते हैं, हम लोगों की भी बहुत ज़िम्मेदारियां होती हैं। हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, पर सिस्टम चलाता कौन है? ठीक है, सरकार रूल्स रेगुलेशंस बनाती होगी, पर हम सबकी एक ज़िम्मेदारी बनती है इसमें कि सिस्टम ठीक से चल सके। आपने स्कूल अगर बना दिया पर टीचर समय पे नहीं आए तो भी सही नहीं। अगर आपने ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट है, बट कोई पालन ही ना करे तो केओस। स्वच्छ भारत के बारे में हम बात करते हैं, एक नेक ख्याल था मोदी सरकार का, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आज भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से सड़क पे गंदगी है, या फिर लोग अपने घर के बाहर अपना घर खुद का साफ़ रखेंगे, कचरा बाहर फेंकेंगे, तो ये इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। और ये जो है, इसको मैं मानती हूँ कि अगर हम सब अपना फ़र्ज़ सही तरीके से निभाएं, हम सबको समझ आए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या बनती है, हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है। बहुत चीज़ें हम लोग हाइपर नेशनलिज्म मोड में हैं आजकल, और थोड़ा सा भी लगता है कि किसी ने देश के बारे में कुछ कह दिया तो एक हाइपर मोड में आ जाते हैं। बट तिरंगा की बात करें, हम 15 अगस्त आने वाला है, हम तिरंगा लहराते हैं, हर घर तिरंगा। 26 जनवरी आता है, बट क्या सिर्फ तिरंगा लहराना रिस्पेक्ट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें कि देश की सेवा की, तो हमें लगता है कि हाँ, सरहद जो है वो आर्मी है संभालेगी, पर सिर्फ आर्टिकल 51A के हिसाब से हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। तो देयर आर लॉट्स, मतलब अगर हम भाईचारा मेंटेन करें, अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन करें, तो शायद आर्मी को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ना पड़े, पुलिस को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ना पड़े। अभी हाल ही में हमने प्रोटेस्ट देखे, बच्चे अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, बट कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी आती है कि अगर पुलिस की तरफ से अत्याचार हुआ, और हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन हमारी तरफ से या नागरिकों की तरफ से अगर आपने पुलिस की गाड़ी अगर तोड़ी या बैरिकेड तोड़े या फिर किसी तरह की डिस्ट्रक्शन हुआ, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि ये सरकार का है, क्योंकि सरकार भी टैक्स पेयर मनी से ही सब कुछ जोड़ती है। तो ये हुआ तो हमारा ही प्रॉपर्टी और हमारे ही टैक्स मनी से ये सब जाता है, तो इसमें कोई ईगो बैटल नहीं आता। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम अपने इतिहास की बात करें, या हम अपने हिस्ट्री की बात करें, कल्चर की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स, इट्स हेरिटेज है। आप आगे क्या जो पीढ़ी आने वाला है उनके लिए भी एक इतिहास छोड़ के जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, मैं इसके बारे में स्टडी करी थी, ऐसे लग रहा है बैक टू सिविक्स क्लास चले गए, बट उस टाइम समझ नहीं आया। साइंटिफिक टेम्पर की एक आर्टिकल है, राइट, वन ऑफ द ड्यूटीज़। तो वो क्या है कि आपकी सोच जो है सही होनी चाहिए। आप सोचिए, समझिए, और फिर उसके बाद एक्ट अपॉन कीजिए। तो अगर उदाहरण छोटा सा दूंगी, फॉर एग्जांपल आज के डे में, आज के ज़माने में एप्लीकेबल है। हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड बिना देखे पढ़ते हैं, वाह सेंसेशनल फॉरवर्ड, हमने कोई न्यूज़ पढ़ा, हमने फैला दी। तो ये इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हुआ, जब तक आप वेरीफाई नहीं करते, जब तक आप ठीक से सोचते नहीं, जब तक आप ठीक से समझते नहीं हैं। तो इस तरीके से इफ़ यू लुक इन टू द डिटेल्स, अगर अभी मैं 1 2 3 4 करके गिनूंगी तो लिस्ट एक मतलब हो जाएगा। बट अगर मैं एक जनरल पिक्चर देती हूँ, तो आई थिंक हक की लड़ाई तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट साथ साथ हम लोग की ज़िम्मेदारी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सब मिलके अच्छे नागरिक बने, अच्छे ज़िम्मेदार नागरिक बने, तो ही देश
मजबूत हो सकता है, तभी देश आगे बढ़ सकता है। तो मेरा तो यही अंडरस्टैंडिंग है आर्टिकल 51A के बारे में कि जितने क्लॉजेज हैं, राइट टू एजुकेशन कि पेरेंट्स के ऊपर लागू किया गया है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें। आई मीन शिक्षा इतना बड़ा स्तंभ मैं कहूँगी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, क्योंकि अगर एक भी परिवार में पढ़ा लिखा हो जाता है तो आगे की शायद 2 पीढ़ी संभल जाती है। तो जिम्मेदारी हम सबकी है एंड हम सिर्फ सरकार को हर चीज़ के ऊपर ब्लेम नहीं दे सकते। सरकार तो बनाएगी रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल, लेकिन जब तक उसको हम सही तरीके से लागू नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता नहीं है देश आगे बढ़ेगा। कहाँ देखते हैं कांग्रेस जनता पार्टी को, क्या तक ये जो केस हुआ है ये सही था गलत था, क्या देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी तो हमारे चीफ जस्टिस ने जब आम आदमियों को कीड़े मकोड़ों के साथ तुलना कर दी और कॉकरोच कह दिया, तो एक आई थिंक भावना से ये पार्टी बनी थी। सोशल मीडिया सेंसेशन था कि अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और 21 मिलियन लोग जुड़ गए, तो शायद उस वक्त लगा था कि एक सिर्फ सोशल मीडिया सेंसेशन है, इसके पीछे बहुत सारे हम कॉन्स्पिरेसी सुनते हैं। पर मैं खुद मौजूद थी जंतर मंतर में काफ़ी दिन, मैं प्रोटेस्ट के दिन भी मौजूद थी। मैं भी पुलिस से बचते बचते संसद तक चल के गई थी। मेरा रोल एज अ स्टूडेंट कुछ नहीं है, बट मेरे युवा बच्चे हैं और जितने भी बच्चे वहाँ पे थे, एक उनके भविष्य का सवाल है, क्योंकि वो ही हमारे देश का भविष्य है। तो वहाँ जो मैंने देखा वो मैंने रियल सेंटिमेंट्स, रियल इमोशंस, रियल एंगर, रियल फ्रस्ट्रेशन देखा कि जो बच्चों के अंदर जो फीलिंग थी फ्रस्ट्रेशन की, वो उभर के आ रही थी। तो वो इट वाज बियॉन्ड कॉकरोच जनता पार्टी, इट वाज बियॉन्ड सोनम वांगचुक जी। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म मिला कि वहाँ पे आए, बट मैं बैठी थी, स्टेज पे बैठी थी जिस दिन मार्च था, और परमिशन मिली नहीं थी, और मैं देख रही थी सामने से पीछे से कि युवाओं में से आवाज़ चल रही थी संसद संसद, मतलब वो बेताब हो रहे थे कि उन्हें संसद तक चल के जाना है। और वो किस लिए चल के जाना है कि बस एक पॉइंट उनका था कि हमें अपनी बात संसद के दरवाजे तक रखनी है। और बाद में इसके बारे में मैंने सोचा, जो हिंसा हुई, जो हमने देखा दिन भर में, रात को देश भर से और लोग वहाँ पे जुड़े और वो बहुत ऑर्गेनिक था। जो मुझे समझ आया, ये जो बच्चे हैं, ये शायद 10-12 वर्ष पहले जब ये सरकार आई थी तो इनके माँ बाप या इनके दादा नाना, इन लोगों ने सरकार को इतनी भारी बहुमत से 3 टर्म से जिताया। तब ये बच्चे बहुत छोटे थे। अब ये बच्चे उस स्टेज पे आ गए हैं कि शायद अभी वोट करेंगे या अगले 3 साल में। इनको ना ये प्रोपेगेंडा से आप उल्लू नहीं बना सकते। अगर आप वहाँ पे देखें तो क्या स्लोगन्स या क्या बोल रहे थे, नारे लग रहे थे कि जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। ये बच्चे समझ गए हैं कि आपने देश के हर मुद्दे को, हर ज़रूरी मुद्दे को लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांट के भटकाया है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। आपने हर डिसेंट को पिछले इतने सालों में क्रश किया। मैंने शुरुआत में ही बोला कि हम एक लोकतंत्र थे, बट पिछले 12 साल से लग रहा है कि एक डिक्टेटरशिप की तरफ चल रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी वाला भी मुझे लगता है सरकार ने सोचा कि करने दो, चलने दो। राम मंदिर का चंदा वाला जो इशू है उससे थोड़ा सा 1-8 महीना भटका देंगे सबको। जी नहीं, देखिए, अगर आप जेनजी को पिछले 1-1.5 महीने में समझे होंगे, मेरे भी जेनजी बच्चे हैं, मुझे लगता है ये सुनते ही नहीं हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, हम लोग जब बड़े हो रहे थे, आप भी शायद मानेंगे अजय जी, हम लोगों को सिखाया गया था कि अथॉरिटी हमेशा सही है। हम लोग को लगता था कि हमारे माँ बाप ने अगर कुछ कह दिया तो पत्थर की लकीर है, पेरेंट्स कैन नेवर बी रॉन्ग। हमें ये नहीं पता था कि वो भी इंसान है, गलतियाँ कर सकते हैं, या अगर कोई अथॉरिटी है तो अथॉरिटी से भी गलती हो सकती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सब इंसान हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। ये जो जनरेशन है, ये इंटरनेट जनरेशन है, इनको अगर आज आप कहेंगे भी कोई चीज़, ये 1 सेकंड में फैक्ट वेरीफाई करते हैं, इनके पास गूगल है, इनके पास एक्सेस है, तो ये वहीं के वहीं हमें टोक देंगे कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, आप कुछ भी देखकर फॉरवर्ड करते हो, आप कभी सोचते हो कि सही है कि बकवास, मतलब हर चीज़ को आपको लगता है ये सही है। वी आर विक्टिम्स टू इट।
क्योंकि हमारी जनरेशन शायद पढ़ी है लाइब्रेरी जाकर किताबें ढूंढ ढूंढ कर, लेकिन ये जनरेशन के पास चैट जीपीटी, मतलब 1 सेकंड में आपको इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप पे मिलती है। तो इनको पता है अथॉरिटी को क्वेश्चन कैसे करना, ये ब्लाइंडली नहीं बिलीव करते। तो इसको हम बदतमीज़ी ना समझें, इसको हम नई पीढ़ी समझें जो एक अलग दुनिया में बड़ी हुई है। 10 साल पहले की दुनिया अलग थी। अगर हम सोशल मीडिया की भी बात करें तो मोदी जी ट्विटर और फेसबुक पे राइट करके ही आए थे, तब तक हम लोग सब शायद इसके बारे में समझे भी नहीं थे। व्हाट्सएप फॉरवर्ड का ज़माना है। अब इंस्टाग्राम रील्स जो है इस पे इंफॉर्मेशन चल रही है, तभी तो शायद रात को 12 बजे मोदी जी को मतलब सेल्फी मोड में आके इंस्टाग्राम की रील बनानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं हिल गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों से इनकी भाषा में बात करें, क्योंकि ये जो जनरेशन है अगले 3 साल में जब फिर से चुनाव होंगे 30% वोटर्स जेन जी के होने वाले हैं और इट्स अ बिग चंक। तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। आज मुझे भी अगर सोचना पड़े तो मुझे उनके हिसाब से सोच के ही कुछ फर्दर प्लानिंग करनी चाहिए, उसी तरीके से उनकी लैंग्वेज में आपको बात करना पड़ेगा। देखिए संसद में बैठ के जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, चुनाव के मंच पे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, मैं यहाँ पे पूरी इज्जत से लेकिन फिर भी कहूँगी कि जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार इस्तेमाल किया है महिलाओं के प्रति, या फिर जो प्रोपेगेंडा इस्तेमाल होता है, और उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने माँ बाप से सीखना चाहिए। मैं फिर कहूँगी यही माँ बाप हैं जिन्होंने इस सरकार को इतनी भारी बहुमत में चुना है, यही माँ बाप हैं जिनको शायद ये भाषा पसंद आई है। तो आप बच्चों पे ब्लेम नहीं डाल सकते। और जो गाली गलौज की आपने बात करी, पूरी आलोचना है, मैं इसमें बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूँ। आई थिंक लैंग्वेज की कल्चर की एक मर्यादा होनी चाहिए, पर शायद ये फ्रस्ट्रेशन है क्या है, मैं इसको जस्टिफाई किसी भी एंगल से नहीं कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, बट मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि अगर बच्चों को अपनी भाषा संभालनी चाहिए तो लीड बाय एग्जाम्पल। आपके यहाँ पे जो लोग हैं, आपके बड़े हैं, आई थिंक एग्जाम्पल से लीड करेंगे तो शायद ये बच्चे भी कुछ अच्छा ही सीखेंगे। कल मैंने सुना कि कल गुप्ते ने अपने घर पे कॉन्फ्रेंस रखी थी, मीडिया वाले भी थे और उनके लोग भी थे जी। उन्होंने हम पार्टी नहीं बनाएंगे जी, हम लोग लड़ेंगे जी। जो पार्टी बनानी चाहिए, यूथ है उनको आना चाहिए। देखिए अभिजीत को मैं जब खुद पहली बार मिली थी जंतर मंतर पे, तो एज अ नागरिक, अभी मैं कोई पॉलिटिशियन की तरह ही बात करती, सबसे पहली बात जो मैंने अभिजीत को कही थी, मैंने कहा था प्लीज़ पॉलिटिकल पार्टी मत बनाना। आप लोग जो कर रहे हैं, आपके साथ जनता इसलिए जुड़ी है क्योंकि जनता को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये जो बच्चे शायद इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ट्रस्ट नहीं करते। और दूसरा, जैसे ही आप पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं, आपके कंपल्शंस, आपका रवैया बदल जाता है। तो हो सकता है ये मोमेंटम ना रख पाएँ। और हमने केजरीवाल जी को देखा था, एक आम आदमी पार्टी आई थी 2012-13 में, लोगों ने बहुत भरोसा किया क्योंकि उनको लगा पार्टी विद अ डिफरेंस। और जिस तरीके से केजरीवाल जी बात करते थे, सिंप्लिसिटी की बात करते थे, वीआईपी कल्चर के ख़िलाफ़ के बात करते थे, हमने एज़ टाइम गोज़ बाय उसका बिल्कुल विपरीत होते हुए देखा था। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी बन के वो एरोगेंस आ गया, अब वीआईपी भी बन गए, सुपर वीआईपी बल्कि बन गए, शीश महल आपने बना लिया। तो मैं तो यही एडवाइस अपनी तरफ से भी करना चाहूँगी कि प्लीज़ पॉलिटिकल पार्टी वाला रूट अभी मत लेना ये। और आई थिंक एक प्रेशर ग्रुप की तरह ये लोग आए हैं और बच्चों को यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो अपनी बात रख सकें। तो होपफुली, बट अब चीज़ें बदल रही हैं, वक्त बदल रहा है और बच्चों की जो सोच है, मैं उसको सलाम करती हूँ कि उनकी आंखें इतनी खुली हैं कि उन्हें दिख रहा है कि असलियत क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है, जो उनके माँ बाप नहीं देख पाए। तो प्रधान जी के बाद आपको फ्री सेवा मांग रहे, कभी मोदी का मांग रहे, कभी गडकरी का मांग रहे, कभी अब आपकी बारी है, अब मोदी की बारी है, अब गडकरी की बारी है।
तो अब ये तो शुरुआत है। देखिए, जो एक होता है ना कि आपको इतना चुप करके रखा था 12 साल में, किसी को मतलब एक शब्द बोलने नहीं दिया, तो आई थिंक एक तरीके से ये प्रेशर कुकर का जो वो है ना, फटा है, और अब ये रुकने वाले नहीं हैं। जहाँ मोदी भक्त कह रहा है कि बहुत कुछ अच्छा काम किया है, इतने साल से 15 साल हो गए, इतना अच्छा काम किया है, क्यों इनको दिखता नहीं है? देखिए, जो मोदी भक्त है उनको तो जो दिखा रहा है वही देख रहे हैं। अगर आज की रिपोर्ट देखी होगी तो योगी जी ने मोदी जी से भी ज़्यादा खर्च किया है डेली एडवर्टिजमेंट में। मतलब स्टैगरिंग। अगर उस जिस तरीके का पैसा आप प्रोपोगेंडा में और अपनी पीआर में कर रहे हैं, मैं तो आज इतना ही कहूँगी कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती, यही पैसा आप गरीबों को उठाने में लगा देते तो शायद आप ज़िंदगी भर सत्ता में रहते, आपको लोग दुआएं भी देते, और आज ये हो ही नहीं रहा होता। आज जो हो रहा है वो नहीं हो रहा होता। मोदी ने अच्छे काम किए 12 सालों में, 370 जैसे आर्टिकल हटाया, उसके बाद जिस तरह की बेरोज़गारी है, जिस तरह की अभी गरीबी है, जिस तरह की आप देश की आर्थिक हालत देख रहे हैं, मैं तो सिंपल इसी पे आपसे सवाल पूछूंगी कि आप चाहे आर्टिकल 370 की बात करें, चाहे आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ मैं, उससे आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है? सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। आम आदमी की फर्क पड़ा कि हमारा देश का नाम तो मैंने अभी हमने क्यों कांग्रेस के टाइम पे, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि 13 साल से मोदी सरकार है, हम जब भी इस सरकार पे कोई सवाल पूछते हैं तो सीधा घुमा के जाते हैं हम कि कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में क्या किया। अरे भाई, जो 70 साल में कांग्रेस ने किया उसी को आज बेच के आप सरकार चला रहे। सबसे पहली बात ये। दूसरा, हम इतिहास में क्यों जी रहे हैं? लोगों को कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं लगी, लोग नाराज़ हुए कांग्रेस की सरकार से, इसीलिए आपने सरकार बदली, क्योंकि संविधान ने आपको हक दिया था कि आप अपनी खुद की सरकार चुन सकते हैं। आपको लगा कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए सही नहीं है, आपने 3 टर्म से कांग्रेस पार्टी को हरा दिया। तो आज भी सवाल विपक्ष को क्यों पूछा जा रहा है? आप मीडिया को देखेंगे, जैसे ही राहुल गांधी जी सदन से बाहर निकलते हैं माइक थमा के खड़े हो जाते हैं। आप किसी दिन मोदी जी, अमित शाह जी को पूछते हैं, आप उनके साथ तो हंस के बात करके चलते हैं, सब जी हुजूरी में लगे रहते हैं। सवाल पूछते हैं आप विपक्ष के नेता से, वो चला रहे हैं क्या सरकार? 13 साल के बाद आप मुझे बताइए, हम सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे, फिर आप तक मीडिया में मुझसे सवाल यही पूछ रहे कि कांग्रेस ने क्या किया, और सर्जिकल स्ट्राइक से आपकी मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? मैं आपको यही पूछना चाहूँगी, क्या फ़र्क पड़ा? और सर्जिकल स्ट्राइक में आज आपको ये पता है कि कितने बच्चे जंतर मंतर में, कितने बच्चों के क्रिमिनल रिकॉर्ड थे। आज तक आपको ये नहीं पता कि पुलवामा में RDX कहाँ से आया। आज तक आपको पहलगाम के आतंकवादी नहीं मिले। तो आप ऐसी चीज़ें तो बड़ी जल्दी पता कर लेते हैं। आपके जो विपक्षी लोग हैं, नेता हैं, या फिर आपके जो एडवर्सरीज हैं, उनकी फाइलें तो बड़ी जल्दी बना लेते हैं, लेकिन असली जो मुद्दा है वहाँ पे आप हमेशा क्यों डाइवर्ट करते रहते हैं? अभी जो आपने ये प्रोटेस्ट होने दिया शुरुआत में, आपने सिर्फ राम मंदिर का जो चंदा था चोरी हुई उससे भटकाने के लिए वहाँ, उसके बाद आपने सुना कि वैष्णो देवी में क्या हुआ, अभी आप सुन रहे हैं सिद्धि विनायक में क्या हो रहा है, हर जगह से अब खबरें आ रही हैं। तो आप मुद्दे भटकाने में तो एक्सपर्ट हैं ही, बट जनता, ये जनरेशन अब समझ गई है, ये अपने तरीके से जवाब दे रही है। ये लगता है कि नेक्स्ट मोदी जी नहीं है, नेक्स्ट मोदी सरकार शायद। लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है, हमें पूरा यकीन है, हम तो बस लोकतंत्र को बचाने में लगे हुए हैं। नहीं, ममता जी ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुकी हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास कुछ कहने के लिए। आप इनसे पूछिए, हिरम जी पूरे विश्व में का भ्रमण करती हैं, किस तरह से हमारी इमेज विदेशों में है, वो आप इनसे सवाल पूछे ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, हमने 9 साल पहले राजनीति की पाठशाला शुरू की। तिवारी जी, हमारे सब्बरवाल जी, हमने शुरू की। हमारा जो मेन मूल वो था कि हम भारतीय राजनीति का इतिहास बताएं। जिस तरह से जो महिमा मंडल हो रहा है कि 2014 से पहले देश में कुछ हुआ नहीं, फिर देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय हमारे पास सुई बनाने के लिए नहीं था, IIT नहीं था, हमारे पास एम्स नहीं था। आपने ये दिखाया कि आप उससे जब भी कोई सवाल पूछते हैं आप जवाहरलाल नेहरू पे चले जाते हैं। ये कब तक आप बेवकूफ़ बनाएंगे? और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, जो हमारा युवा पीढ़ी है, उसको ख़राब करने के लिए हमारा इतना गौरवमयी इतिहास है। वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत हमारा लोकतंत्र है, खूबसूरत हमारा इतिहास है, हमारा खूबसूरत लोकतंत्र है, हमारा खूबसूरत संविधान है। आप उसकी बात ही नहीं करते हैं।
आपसे जो सवाल पूछते हैं आप जवाहरलाल नेहरू पे चले जाते हैं, आप राजीव जी को पे चले जाते हैं, आप विकास की बात नहीं करते हैं। लेकिन आप कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? और मैं आपको बताऊं, मैं हिंदुस्तान में भ्रमण करता हूं, हमने 20 लोगों को लेकर राजनीति की पार्टी की शुरुआत की, आज हम 12.5 करोड़ हैं, विश्व में 2.5 करोड़ हैं, ये विश्व का हमारा देखती हैं। अब लोग नरेंद्र मोदी से त्रस्त हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल बहुत अच्छा काम किया, हम उनके काम के अप्रिशिएट करते हैं। कभी राहुल जी ने, कभी सोनिया जी ने, कभी प्रियंका जी ने, कभी गांधी परिवार ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। हम लोग उनके काम की हमेशा प्रेरणा वो करते हैं। लेकिन अब बहुत कुछ हो चुका है। मैं आपको बताऊं, मेरी कल फ्लाइट छूट गई। मैं कल गोवा से मुंबई आ रहा था, मुझे एक लड़का मिला जो IIT का स्टूडेंट था। मुझसे उसने पूछा, सर आप क्या करते हैं? मैंने उनको बताया कि मैं राजनीति की पाठशाला चलाता हूँ। तो उसने मुझसे एक ही सवाल पूछा, क्या ये देश का प्रधानमंत्री बदलेगा? मैंने कहा आपको उससे क्या दिक्कत है? बोला रोजगार नहीं है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, किसी चैनल पे नहीं आ रहा है। 3 दिन पहले छपरा में माननीय पासवान जी का क्या नाम है, चिराग पासवान ने एक व्यक्ति का मर्डर करा दिया, किसी चैनल पे नहीं आया। आपने सब कुछ खरीद के रखा हुआ है, आपने सारे चैनल खरीद रखे हैं, अडानी अंबानी सब कुछ खरीद रखा है। लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र तो अब खतरे में, संविधान अब खतरे में है। आपको कुछ चैनल पे नहीं आ रहा है, महिलाएं पागल हो चुकी हैं। आज वेश्यावृत्ति में, मैं आपको बताऊं, मुझे कहने में शर्म आती है, मेरी 2 बहनें बैठी हैं। हम दिल्ली में वधोन चौक पे हम जाते हैं, हमारी बहनें जो है वेश्यावृत्ति में आ गई, उनको काम नहीं मिल रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। कौन पूछेगा उनसे? सवाल नहीं पूछ सकते आप। आज 12 साल में सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, लोकतंत्र खतरे में। हमने राजनीति की पाठशाला इसलिए नहीं बुलाई, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, और हम कोई हम कभी किसी सरकार के खिलाफ बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं। मैंने पिछले 9 साल में पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया है। मैंने हिंदुस्तान के हर राज्य में गया हूँ, मैंने लोगों को समझा। ठीक है, 12 साल में 10 साल में जो भी सरकार रही होगी उनकी, अपने माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो गलतियाँ हुई होंगी उनसे भी। 2G हुआ, 3G हुआ, आज वो तो सबको कोर्ट ने रिहा कर दिया। आपने उनको उस समय जलील किया, आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा, आज कौन जवाब देगा? आपने 10 साल का जो मनमोहन सिंह का कंट्रीब्यूशन था देश के लिए, जब पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी खतरे में थी, उस समय देश को कुछ भी खतरा नहीं हुआ, और आपने उस आदमी को मनमोहन सिंह किया, और आपने जितने भी एलिगेशन लगाए उन सबको कोर्ट ने फ्री किया। आप बोलने वाला कोई नहीं है। कौन सा चैनल दिखा रहा है उसको? आप सोशल मीडिया, आप जैसे माननीय चैनल हैं जो दिखा रहे हैं कि इन लोगों ने किया, कौन सवाल पूछने वाला है? अडानी सारे चैनल खरीद रखे, अंबानी सारे चैनल खरीद रखे। लेकिन ये कब तक? अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जो हिंदुस्तान के जितने भी राजनीतिक लोग हैं जो इस देश को चला रहे हैं, उनको लोग चप्पलों से मारेंगे। मैं भी 10 मई 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ मंगल पांडे का, मेरा भी DNA वही है। मेरा DNA भी और मंगल पांडे का भी DNA भी वही है। मैं भी 10 मई 1977 को पैदा हुआ हूँ। मेरी सोच, मेरे सपनों में आते हैं मंगल पांडे, और मैं देश को देखता हूँ। हमारी बहनें 300 रुपए के लिए चौक चौराहे पे खड़े होके अपने तन को बेचती हैं। कहाँ भेज रहे हो? किस आज़ादी की बात कर रहे हो? एयर इंडिया प्राइवेट हुआ, आपने उसको बदनाम करना चालू कर दिया। आपने रतन टाटा को पर्सन चिन्ह लगा दिया। कब तक? आप 2-4-5 लोगों के लिए, आप 2-4 घरानों के लिए देश को बदनाम करेंगे। आप राजीव जी के ऊपर पर्सन चिन्ह लगाएंगे, आप सोनी जी के ऊपर पर्सन चिन्ह लगाएंगे। मैं राजनीतिक बात नहीं करता। मैंने हमेशा, मेरा पुराना वक्तव्य भी है, मैंने हमेशा नरेंद्र मोदी जी को अप्रिशिएट किया, मैंने राजनाथ सिंह जी को अप्रिशिएट किया। मैं कहता हूँ इस वक्तव्य के माध्यम से सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन आप ऐसे मत किसी को बदनाम करो। 1947 में देश में कुछ नहीं था। आपसे काम की बात करते हैं, आप जवाहरलाल नेहरू की बात करने लगते हैं। आप जनता को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? तो मैं इस वक्तव्य के माध्यम से अपना युवा साथियों को, मैं तो हालांकि 48 साल का हूँ, युवा नहीं हूँ, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी तो अभी भी युवा हैं, क्योंकि उनके पास जोश है। आपने हजारों करोड़, लाखों करोड़ खर्च करके जिस व्यक्ति को पप्पू बनाया, उस व्यक्ति ने, आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, आपने ये कहा कि वो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उस व्यक्ति ने पूरे हिंदुस्तान में पैदल घूम के दिखा दिया कि वो आम आदमी का नेता है, वो युवा का नेता है, वो अहमद पटेल के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाला नेता है। हम अहमद पटेल जी को अप्रिशिएट करते हैं।
वो व्यक्ति जिसने देश चलाया कभी सुरक्षा नहीं ली, जिस व्यक्ति ने सरकार चलाई कभी मंत्री नहीं बना। हमारे आइडियल हैं, हम उसी अहमद पटेल को सोच के चलते हैं। हमने हमारी राजनीति की पाठशाला के संरक्षक जो या मुमताज जी ऐसे नहीं है, हम उस सोच के चलने वाले हैं। हम गांधीवादी हैं, हम अहिंसा पे चलने वाले नहीं हैं, हम लोग सोच पे चलने वाले हैं। मोदी का तो मैं भी गांधीवादी हूं। नहीं, कहाँ से गांधीवादी की बात है? माफ कर दिया मैंने। आपने शराबबंदी की, सबसे ज़्यादा शराब गुजरात में बिकती है, वहाँ पे तो मोबाइल के ऊपर शराब आती है, वहाँ फ्री होम डिलीवरी है। मैं 4 साल पहले गया राजकोट में, मैं अब ये बात कहना चाहता हूँ, 4 साल पहले गया मैं, और मेरे को घंटी मारी किसी ने, पुलिस वाला मुझे बोतल लेके आया। अरे मैंने कहा मुझे फंसाएगा, तो मैंने अपने एक दोस्त को बोला मैंने आपके लिए, मैंने मुझे नहीं चाहिए भाई। तो ये जो है अहिंसा के नाम पर अब हिंसा बंद कर दो, गांधी के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना बंद कर दो, जवाहरलाल नेहरू पे लोगों को बेवकूफ़ बना बंद कर दो। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहूँगा, इस वक्त के मानने से हम राजनीति की पाठशाला चला रहे हैं। हमने 20 लोगों से शुरू किए थे, आज 12-15 करोड़ हम लोग बन चुके हैं। मोदी जी आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपने बहुत अच्छा गुजरात चलाया, आप देश भी बहुत अच्छा चला रहे हो, लेकिन युवाओं को भ्रमित मत करो। आने वाला युवा आपसे सवाल पूछेगा, इतिहास आपसे सवाल पूछेगा कि आपने गांधी को बदनाम किया, आपने राजीव गांधी को बदनाम किया, आपने जवाहरलाल नेहरू को बदनाम किया, आपने मनमोहन सिंह कहा, मनमोहन सिंह जी को आपने इनको 2G में 3G में 4G में फंसाया, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया, उसमें आप जवाब दे सकते हो क्या? तो मेरा देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आपने हमारा बहुत अच्छा काम किया, विश्व में आज हमारा बड़ा नाम है, उसको ऐसे बनाए रखें और विपक्ष को अपने परिवार की तरह समझें। कभी जो मोदी सरकार ने हटती है तो कांग्रेस में चेहरा कौन सा है जो प्राइम मिनिस्टर? आने वाले टाइम में देश का नेतृत्व तो राहुल गांधी करेंगे। युवा राहुल गांधी को अपना नेता मान चुका है। मैं बसों में, DTC की बस में, रोडवेज में, फ्लाइट में, ऑटो में, रिक्शे में ट्रैवल करता हूँ। आज का युवा समझ चुका है कि आप ज़्यादा दिन उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आने वाले टाइम में देश का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे और राहुल गांधी को देश का दर्द पता है, राहुल गांधी को रेस के रिक्शे वाले का दर्द पता है। राहुल गांधी ने क्या आज तक बताओ, मैंने पर्सनली कभी अटैक किया क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर? क्या भी पर्सनली अटैक किया कि देश के हमारे गृह मंत्री पर, कभी राजनाथ सिंह के ऊपर किया हो और कभी नितिन गडकरी? हमेशा तारीफ की, क्योंकि उनके संस्कार में नहीं है, गांधी परिवार के संस्कार में और अहमद पटेल के परिवार के संस्कार में नहीं है कि वो किसी की बुराई करें। उन्होंने सीखा है। अगर ये परिवार गलत होता तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, वो जेल में होते, आज अमित शाह जेल में होते। इन लोगों ने न्याय किया, इन्होंने जस्टिस किया। आपको पता है जेल पूरी ट्रेन जला दी गई, उस सारी बातों में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उस समय मैं क्योंकि मैं गोधरा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम है, और जिसके बारे में मुझे मालूम है उसको चर्चा नहीं करता। लेकिन अगर कांग्रेस गलत होती तो आज देश का प्रधानमंत्री कभी नरेंद्र मोदी जी नहीं बनते, ना अमित शाह देश के गृह मंत्री बनते। तो ये कांग्रेस पार्टी है, न्याय करने वाली पार्टी है। ये अहमद पटेल की पार्टी है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्टी है, ये लाल बहादुर शास्त्री की पार्टी है, ये सरदार पटेल की पार्टी है। ये लोग वो लोग हैं जो न्याय करने वाले हैं। अहमद पटेल जी को मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा है, आपने भी बोला, सफरवाजी ने भी बात करी। किसी व्यक्ति ने देश चलाया, वो 80,000 और 90,000 रुपये की स्टीम में चल रहा है, उसके अंदर सादगी देखो। और उन्होंने हर आदमी को सिखाया। मैं भी जो युवा था, हमारे अंदर भी हमें लोगों ने कहा हमें मिलवा दो, 5 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे। उन्होंने मुझे कहा बेटा पैसे की जरूरत है हमसे मांग लेना, लेकिन मेरे नाम पे पैसा मत मांगना। तो वो संस्कार कांग्रेस के अंदर है। आज आप देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा लगा के क्या क्या करते हैं सड़कों के ऊपर, ट्रैफिक वायलेंस करते हैं, क्या करते हैं? आपने किसी कांग्रेसी को देखा क्या करते हुए? क्योंकि हमारे संस्कार में नहीं है सब कुछ। आपने कहा युवा समझ चुकी है और अगला प्रधानमंत्री नहीं, अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी। हाँ, मोदी जी का चश्मा जिन्होंने पहना है वो कब समझे? वो तो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं मोदी जी अगले साल। मोदी जी को केसों से बचना है, मोदी जी को सवालों से बचना है। 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने, तो उनको वो राष्ट्रपति बनेंगे, शांत हो जाएंगे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी बहन की शादी में सिवान गया, एक औरत को मैंने देखा वो चोला चूर कर रही है, सब कुछ कर रही है। अच्छा, मैंने कहा हो सकता है परिवार की कोई सदस्य होगी। रात को मैं देख रहा हूँ वो बुर्खा पहन के आ रही है, उसका पति टोपी पहन के आ रहा है। हम ब्राह्मण परिवार, हम कानपुंज ब्राह्मण, हमारे घर में जो लीपा पोती जो कर रही है,
जो 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 जिसमें मंडप में जो जहाँ पे लड़का लड़की जो फेरे लेंगे वो मुस्लिम कर रही है, और आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो। हम लड़की की शादी में जाते एक ही प्लेट में खाना खाते, मोहम्मद अली मेरा दोस्त मुझे खाना खिलाता है, तो कहाँ हिंदू मुस्लिम की बात है। मेरी बहन बैठी है ये इरम, और ये बैठी मेरे बगल में मुमताज जी। हमारे अंदर तो कभी हिंदू मुस्लिम की फिल्म थी, और अहमद पटेल इतने सेकुलर थे वो उनके नाम पे। तो कांग्रेस ने भी किया है। कब कहा हिंदू मुस्लिम किया कांग्रेस ने, बताइए आप कब किया, बताओ किसमें? 92 में कौन सा लफड़ा हुआ? दंगा जो हुआ था, किसने किया दंगा, आप बताओ, नहीं आप बताओ ना किसने किया था, कौन से राज्य में हुआ था? बीजेपी तो पार्टी में डिफरेंस है ना, तो आप कांग्रेस से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? कांग्रेस कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, कांग्रेस कभी हिंदू अरुण असफ अली दिल्ली की फर्स्ट डिप्टी मेयर किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया ना। और इतने सारे मुस्लिम देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी किसने बताया? कांग्रेस कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस थ्योरी पे चलती है कांग्रेस पार्टी। संविधान के तहत मुमताज जी आपसे जानना चाहेंगे पिछले 15 सालों में राजनीति का स्तर कहाँ पहुँचा है, क्या बताना चाहिए? मैं कितना झुकूं नीचे नहीं, आप वही रहिए। मतलब हमें ऐसे ढूंढना पड़ता है कि राजनीति का स्तर कहाँ पे है, और तभी मैं कह रही हूँ कि देखिए हम लोग ने चश्मा तो नहीं पहना है, क्योंकि हमारी जो सीख रही है, हमारे जो संस्कार रहे हैं, और अगर मैं पार्टी की भी बात करूं अपने पिता से या पार्टी में रहकर, तो जो हमने देखा है 2014 के बाद ये एक मतलब स्थिर, तो खैर क्या कहें, आपने यही अभी सवाल पूछा था कि बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं, बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं। आप आए ज़िंदगी में देखिए लोग सड़क पे चलते गाली देकर बात करते हैं, बट जो माफ़ी प्रधानमंत्री जी ने अभी उस दिन इंस्टाग्राम पे आके दी इन बच्चों को, पर कभी किसी ने, जो उनके लोग हैं जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते, कभी किसी ने माफ़ी मांगी कि कैसे महिलाओं के साथ बात किया, व्यवहार किया? आज आपने परसों देखा बृजभूषण शरण जिनके खिलाफ कितने आरोप थे, चलो कोर्ट ने बरी किया, मैं कोर्ट के डिसीजन को क्वेश्चन नहीं करूँगी, पर एक एरोगेंस और एटीट्यूड देखिए। आज फिर खबर आई कि आसाराम बापू को फिर 20 दिन का पैरोल मिल गया। ऐसे ऐसे लोगों को आप शह देकर बैठे हैं, और फिर आपको बुरा लग रहा है कि बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं। तो बच्चे भी तो कहीं ना कहीं समाज में देखकर ही सीख रहे, क्योंकि स्थिर इतना गिरा हुआ है। उनको लगता है कि जब बड़े फ्लोर ऑफ द हाउस सदन में खड़े होके गाली देते हैं तो हमारे लिए तो आम बात है। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है, बट जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले, लीड बाय एग्जाम्पल। और पहले जो था ना, हम जब छोटे थे हम राजनीति को पास से देखते थे, एक कॉमराडरी होती थी, चाहे आप सरकार में हो विपक्ष में हो। मैंने तो ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी को सरकार में देखा है, बट सरकार में रहते हुए भी वो एरोगेंस नहीं था जो आज हम सत्ता की पार्टी में देख रहे हैं। और दुश्मनी जैसे बढ़ गई है, एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान नहीं रहा है, और ये सब बहुत आवश्यक है। क्योंकि ठीक है आप अपने सिद्धांत पर लड़िए, आप अपने मूल्यों पर लड़िए, आप एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, समझ आती है, बट इंसानियत उससे ऊपर है। तो अगर मैं इंसानियत के नाम से देखूं, या फिर मैं एक संस्कार जो बोलते उसके हिसाब से देखूं, स्तर मतलब हद से बदतर बेहद है। सबसे पहले बोलूँगी जय हिंद, जय भारत। और ये राजनीति की पाठशाला है। राजनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना कोई बायस ना हो। अगर यहाँ पे अपने शब्द रखो, अपनी बात रखो, सबसे पहले लोग ना लड़ने लगते हैं। तो आज जो मैं बोलने जा रही हूँ, प्लीज़ मेरे घर पे पत्थर मत मारना, इसलिए मत मारना क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुकी हूँ। यहाँ पे मैं बैठी हूँ एक फिल्म प्रोड्यूसर के नाते, लेकिन उससे बड़ी जो मेरी जिम्मेदारी है वो ये है कि राजनीति की पाठशाला की इंटरनेशनल लेवल की मैं संगठन महासचिव है। यस, हिंदी थोड़ी वैसी वीक है, और नहीं जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। और प्राउडली मैं कहती हूँ क्योंकि राजनीति की पाठशाला पिछले 9 साल से कंटिन्यूसली काम कर रही है। इसमें आपको हर क्षेत्र के लोग मिलेंगे जिसमें हम हमेशा एकजुट होके रहे हैं। लेकिन आज ये ऐसा समय आया है, मुझे कहना बहुत कुछ है लेकिन मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी। मैं कुछ चीज़ें पूछूँगी, मैं आप सबसे ही पूछती हूँ। जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे,
2014 में मैंने सैल्यूट ऐसे किया था क्योंकि मैं इतनी खुश थी उस टाइम, मैं इतनी एकदम अंदर दिल में लहर आ गई कि चलो एक बहुत बड़ा अच्छा नेता आया है जो भारत बदलेगा, हमारा देश बदलेगा। मैं मानती हूँ कि उनके कंधे बहुत झुके हुए हैं, अब उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं इतना ही पूछती हूँ कि 2014 के बाद क्यों ये पता चल गया लोगों को कि भारत देश में मुसलमान भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं छोटी भी थी तब भी यही था, आज भी यही है। आज मैं घर में यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं करने आई हूँ, लेकिन राजनीति की बात है तो हिंदू का जितना हक है, मुसलमान का इतना हक है, सिख का, क्रिश्चियन का सब हक है। हमारे वंदे मातरम, हमारा जो नेशनल एंथम है उसमें भी बोला गया है, तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। राजनीति की पाठशाला हमने जो स्टार्ट किया है उसमें यही है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, आप बताइए किसी 10 जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, कितने लोग को सब बाय हार्ट याद होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हम इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। आज मैं घर यहाँ पे मुंबई जैसी जगह में, इतना दुबई में मैं रहती हूँ, मेरा बिजनेस है, फिल्में बनाई हैं, मुझे क्यों प्रूफ करने की ज़रूरत है कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ? मैं घर लेने जाती हूँ तो ये लोग पूछते हैं कि अच्छा मेरे से डिपॉजिट लीजिए। मेरी बात बोली भी मैंने अपनी रील में, जो मैं 50K प्लस गई है रील, अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके ऊपर मैंने बोला था, क्यों मुझसे डिपॉजिट लेने के बाद ये कह के वापस कहा गया अच्छा आप मुसलमान हैं, सॉरी। क्या कर लूँगी मैं? क्या मैं बम बना लूँगी घर में? क्या कर लूँगी? हम भारतीय हैं, प्लीज़ हमें एक्सेप्ट करिए। राजनीति में हमारा पूरा हक है, इस भारत देश में हमारा पूरा हक है, और जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी हमारी अभी सरकार चल रही है उसके अगर रनिंग सांसद अगर ऐसी अभद्र भाषा का यूज़ करेंगे, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप सब जानते हैं, उनका बोलना है कि 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो वो एक भीख थी। शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि 2014 के बाद उनको लगता है देश आज़ाद हुआ है। कैसे आप बोल सकती हैं? क्या हमारे भगत सिंह थे जो इतनी बड़ी, जिन्होंने कुर्बानी दी है, जितने हमारे वीर परम लोग थे, उनकी क्या ये सब भीख थी? उन्होंने भीख दी है? महात्मा गांधी जी आके इन्होंने इतना बड़ा, मतलब हमें इतना बड़ी आज़ादी लड़ाई लड़ी, सब भीख थी? तो प्लीज़ ये सब बंद करिए आप, प्लीज़ अपने पॉइंट्स को, आप जो बोलना चाहते हैं ये देखिए आप क्या बोल रहे हैं। हिंदुस्तान को, हमारे भारत को अच्छा बनाने की कोशिश करें। मैं हमारे प्रधानमंत्री से फिर से गुजारिश करूँगी, प्लीज़ ये सब छोड़कर प्लीज़ हमारे भारत में जो चल रहा है उसके प्रॉब्लम को समझिए। आसाम में जो हो रहा है, कहाँ उठाए गए प्रॉब्लम? मणिपुर में भी हो रहा है। और इससे पहले जो हमारे प्रोफेसर जो थे, जो इन्होंने 106 दिन का जो इन्होंने उपवास रखा, तो मर गए, वो चले गए, कोई मीडिया ने कवर नहीं किया। बाद में पता चला, इसलिए मैंने बोला, इसलिए मैंने इस रील को बनाया कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसने वांगचुक उस पर बैठे थे। अगर कोई इतनी जितनी भी हमारी जनता है, जितनी भी भारत की जनसंख्या, उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ मीडिया के सामने आके बात बोल रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरी बात सही है। तो अगर ये इतना बड़ा अनशन कर रहे हैं तो उनको पता है कि उनको जवाब दे, वो पागल नहीं है कि अनशन कर रहे हैं। और हमारी भारत सरकार इतनी लेट हो गई, चलो अच्छा है, उन्होंने जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन उससे सब कुछ शांत नहीं हो गया है। प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करिए और प्लीज़ हमारे भारत देश को हिंदू मुसलमान से के मैटर से आज़ाद करिए। इस पे सिर्फ फोकस करिए कि हमारे भारत देश को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। ठीक है, चलो।